King of the road, trailer for sailoring, man, trailer for sailoring, ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring, give. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपकृत्य विधि से संबंधित कुछ आवश्यक प्रश्नों पर वीडियो बनाना शुरू किया था। आज इस सीरीज में मैं द्वितीय यूनिट स्टार्ट करने वाली हूं, जो आपके एक्सक्यूजेस या डिफेंसेस से संबंधित हैं। जिस प्रकार आप अपने जीवन में जब आप स्कूल में लेट पहुंचते थे या किसी अपने कार्यस्थल पर लेट पहुंचते हैं, तो वहां पर जाकर आपको एक्सक्यूज़ लेना पड़ता है कि घर में किसी आवश्यक कार्य की वजह से मैं स्कूल में समय पे नहीं पहुंच पाया, या रास्ते में जाम होने की वजह से मैं स्कूल में देर से पहुंचा हूं। और यदि आपका एक्सक्यूज़ मान्य होता है तो ऐसी स्थिति में आप दंड से बच जाते हैं। उसी प्रकार जब अपकृत्य विधि के अंतर्गत जब आपके ऊपर दायित्व थोपा जाता है तो आप अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने दायित्व को अवॉइड करने के लिए एक्सक्यूज या डिफेंस ले सकते हैं, जो अपकृत्य विधि के अंतर्गत मान्य भी माने जाते हैं। ऐसे कुछ एक्सक्यूज या डिफेंसेस के बारे में मैं इस विधि के अंतर्गत डिस्कस करने वाली हूँ। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है, जो एग्जाम में किसी न किसी रूप में आपसे पूछे ही जाते हैं। सबसे पहला डिफेंस जो मैं लेने वाली हूँ उसका नाम है वॉलंटारी नॉन फिट इंजीरिया। अर्थ होता है कि वादी आप द्वारा स्वेच्छा से उठाई गई हानि से उसे विधिक क्षति नहीं होती, अर्थात ये वह उसके लिए वाद नहीं दायर कर सकता। अपकृत्य दायित्व का एक सामान्य अपवाद यह है कि जब वादी उस कृत्य के प्रति जिसे उसे हानि पहुँची है सम्मति दे देता है या कंसेंट दे देता है, तो प्रतिवादी उसके प्रति जिम्मेदार नहीं होता। इसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया के नाम से जानते हैं। यह नियम सतबोध या न्याय या गुड सेंस और जस्टिस के आधार पर आधारित है। हानि उठाने की सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित या एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी व्यक्ति को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं तब हम उसके प्रतिकूल आचरण का वाद दायर नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण, जब एक व्यक्ति अपने ही प्रतिकूल किसी मानहानि विषय को प्रकाशन की सम्मति दे देता है तो वह इसके प्रकाशन के बाद मानहानि का वाद दायर नहीं कर सकता। परंतु यह सूत्र कि आपने यदि कार्य के लिए सम्मति दी है तो आप उसके लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये अनलिमिटेड नहीं है। इसकी भी कुछ सीमाएं बताई गई हैं, अर्थात इस सूत्र की कुछ परिसीमाएं बताई गई हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे कि नंबर 1, सम्मति ऐच्छिक या स्वतंत्र होनी चाहिए। मीन्स आप जो कंसेंट दे रहे हैं वो आपकी इच्छा अनुसार और स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए। दूसरी परिसीमा होती है जोखिम का ज्ञान यथेष्ट नहीं है। तीसरी परिसीमा, सम्मति अवैध कृत्यों के प्रति नहीं दी जानी चाहिए। चौथा, उपेक्षा के मामलों में सूत्र लागू नहीं होगा। पांचवा, सूत्र बचाव के मामलों में भी लागू नहीं होगा। अब मैं इन्हीं परिसीमाओं को, इन्हीं लिमिटेशंस को अलग अलग डिस्कस करने वाली। सम्मति ऐच्छिक एवं स्वतंत्र होनी चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम में पढ़ा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति सम्मति देता है तो वो सम्मति तभी वैध मानी जाएगी जब वो स्वतंत्र रूप से दी जाएगी। मीन्स अर्थात उस सम्मति पे फ्रॉड का, अनड्यू इन्फ्लुएंस का, कोएरेशन का, दबाव जेंटेशन का प्रभाव न हो, तभी वो सम्मति स्वतंत्र मानी जाती है। यदि वादी की सम्मति कपट, विवशता अर्थात भूल के प्रभाव से युक्त है तो ऐसी सम्मति प्रतिरक्षा के रूप में नहीं मानी जा सकती। अर्थात यदि वादी की सम्मति स्वतंत्र नहीं है, यह सम्मति उत्पीड़न, मिथ्या प्रदर्शन या मिसप्रेजेंटेशन या असम्यक प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस या भूल से प्राप्त की गई हो तो यह सूत्र लागू नहीं होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति तब तक सच्चे रूप में इच्छुक नहीं कहा जा सकता या वो जब तक वह स्वतंत्र रूप से चुनने की स्थिति में नहीं होता। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब का 1932 का है। इस वाद में वादी एक मोटर रोड प्रतियोगिता का दर्शक था।
यह प्रतियोगिता ब्रुकलैंड के स्वामी प्रतिवादी कंपनी द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें सम्मिलित 2 मोटर कारों में टक्कर हो गई, जिससे एक मोटर कार दर्शकों पर उछल पड़ी और वादी क्षतिग्रस्त हो गया। कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि वादी ने विवक्षित या इम्प्लाइड कंसेंट दी हुई थी। मीन्स ऐसी सम्मति का खतरा स्वयं उठाने का उसने इम्प्लाइड कंसेंट दी गई थी, क्योंकि कोई भी दर्शक इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं माना गया। या आप किसी सर्कस शो को देखने जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी समय कोई भी जानवर, जो सर्कस शो दिखा रहे होते हैं, कोई भी जानवर कभी भी रूड हो सकता है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि जब भी आप किसी खतरनाक गेम को देखने जाते हैं तो उससे संबंधित गेम के अंदर जो भी रिस्क इन्वॉल्व है, आपने यदि उसको देखने के लिए आपने टिकट खरीदी है और आप उसको देखने के लिए बैठे हैं, अर्थात आप उसके अंदर इन्वॉल्व जो रिस्क है उसको भी उठाने के लिए तैयार हैं। इससे संबंधित दूसरा आपका एग्जाम्पल है पद्मावती वसी दुगानाइका से जो 1975 का है। इस वाद में एक जीप का चालक टंकी में पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहा था तो 2 अनजान व्यक्ति उसमें सवार हो गए। उन्होंने उस जीप में लिफ्ट ली। अचानक जीप का फ्रंट का जो व्हील था वो उसका बोल्ट निकलने की वजह से दुर्घटना हो गई और जो मोटरसाइकिल 2 अनजान व्यक्ति उसमें सवार हुए थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा घायल हो गया। कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि यह दुर्घटना का मामला था और दोनों व्यक्तियों ने जीप में अपनी इच्छा से लिफ्ट ली थी, अतः ऐसे मामले में सम्मति की प्रतिरक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। दूसरी परिसीमा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, केवल ज्ञान का तात्पर्य सम्मति नहीं होती। मीन्स इस सिद्धांत के लागू होने के लिए 2 शर्तें साबित करनी होगी। नंबर 1, वादी ये जानता था कि खतरा है। दूसरा, खतरे को जानते हुए वह हानि को सहन करने के लिए सहमत था, उसने सम्मति दे दी थी। इससे संबंधित वाद है बावेटर वर्सेस रिले रेसिंग कॉरपोरेशन। इस वाद में वादी एक गाड़ीवान था, उससे प्रतिवादी ने घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए कहा। दोनों जानते थे कि गाड़ी का घोड़ा कभी भी भड़क सकता है। वादी ने प्रारंभ से ही इसका विरोध किया कि वह गाड़ी नहीं चलाना चाहता, परंतु बाद में वह घोड़े को चलाने के लिए तैयार हो गया। घोड़े का चालन करते वक्त घोड़ा भड़क गया, जिससे वादी घायल हो गया। कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि इस वाद में सम्मति का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि वादी क्षतिपूर्ति का अधिकारी है। क्योंकि वादी द्वारा सम्मति नहीं दी गई थी, उसको ज्ञान था कि घोड़ा भड़क सकता है, परंतु वो उस हानि को उठाने के लिए तैयार नहीं था, सहमत नहीं था। अतः यहाँ पर वादी अधिकारी है, क्षतिपूर्ति का अधिकारी है। दूसरा केस इसी से संबंधित है, स्मिथ वर्सेस बेकर्स, जो 1891 का है। इस वाद में वादी को प्रतिवादी ने ड्रिलिंग, जो चट्टान में छेद करने के कार्य में निक्षेपित किया था। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपकृत्य विधि से संबंधित कुछ आवश्यक प्रश्नों पर वीडियो बनाना शुरू किया था और इसी सीरीज में मैं अपकृत्य विधि से संबंधित प्रथम यूनिट से संबंधित सभी आवश्यक क्वेश्चन पूरे कर चुकी हूँ, जो आप मेरी लॉ ऑफ टोर्ट्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज इस सीरीज में मैं द्वितीय यूनिट स्टार्ट करने वाली हूँ, जो आपके एक्सक्यूजेस या डिफेंसेस से संबंधित हैं। जिस प्रकार आप अपने जीवन में जब आप स्कूल में लेट पहुंचते थे या किसी अपने कार्यस्थल पे लेट पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जाकर आपको एक्सक्यूज़ लेना पड़ता है कि घर में किसी आवश्यक कार्य की वजह से मैं स्कूल में समय पे नहीं पहुंच पाया, या अब रास्ते में जाम होने की वजह से मैं स्कूल में देर पहुंचा हूँ। और यदि आपका एक्सक्यूज़ मान्य होता है तो ऐसी स्थिति में आप दंड से बच जाते हैं। उसी प्रकार जब अपकृत्य विधि के अंतर्गत जब आपके ऊपर दायित्व थोपा जाता है तो आप अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने दायित्व को अवॉइड करने के लिए एक्सक्यूज या डिफेंस ले सकते हैं, जो अपकृत्य विधि के अंतर्गत मान्य भी माने जाते हैं। ऐसे कुछ एक्सक्यूज या डिफेंसेस के बारे में मैं इस विधि के अंतर्गत
डिस्कस करने वाली हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक होने वाले हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है, जो एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में आपसे पूछे ही जाते हैं। अतः सेकंड यूनिट जो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ ये अति आवश्यक होने वाली है। सबसे पहला डिफरेंस जो मैं लेने वाली हूँ उसका नाम है वॉलंटारी नॉन फिट इंजीरिया, अर्थात ऐच्छिक कार्य से अकृत्य दायित्व उत्पन्न नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप कोई कार्य अपनी इच्छा से कर रहे हैं या फिर यदि जिस कार्य को करने के लिए आपने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है या असम्मति दे दी है, तो ऐसी स्थिति में आप उस कार्य से उत्पन्न होने वाली हानि के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। अर्थात ऐच्छिक कार्य से अकृत्य दायित्व उत्पन्न नहीं होता। इसका अर्थ होता है कि वादी आप द्वारा स्वेच्छा से उठाई गई हानि से उसे विधिक क्षति नहीं होती, अर्थात वह उसके लिए वाद नहीं दायर कर सकता। अकृत्य दायित्व का एक सामान्य अपवाद यह है कि जब वादी उस कृत्य के प्रति जिसे उसे हानि पहुंची है सम्मति दे देता है या कंसेंट दे देता है, तो प्रतिवादी उसके प्रति जिम्मेदार नहीं होता। इसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया के नाम से जानते हैं। यह नियम सतबोध या न्याय या गुड सेंस और जस्टिस के आधार पर आधारित है। हानि उठाने की सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित या एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी व्यक्ति को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं तब हम उसके प्रतिकूल आचरण का वाद दायर नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण, जब एक व्यक्ति अपने ही प्रतिकूल किसी मानहानि विषय को प्रकाशन की सम्मति दे देता है तो वह इसके प्रकाशन के बाद मानहानि का वाद दायर नहीं कर सकता। परंतु यह सूत्र कि आपने यदि कार्य के लिए सम्मति दिया तो आप उसके लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये अनलिमिटेड नहीं है। इसकी भी कुछ सीमाएं बताई गई हैं। आप इसका एक्सक्यूज लेने के लिए आपके पास कुछ सीमाएं हैं जहां पर आप एक्सक्यूज ले सकते हैं, परंतु ये अनलिमिटेड नहीं हैं। अर्थात इस सूत्र की कुछ परिसीमाएं बताई गई हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि नंबर 1, सम्मति ऐच्छिक या स्वतंत्र होनी चाहिए। मीन्स आप जो कंसेंट दे रहे हैं वो आपकी इच्छा अनुसार और स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए। दूसरी परिसीमा होती है जोखिम का ज्ञान यथेष्ट नहीं है। तीसरी परिसीमा, सम्मति अवैध कृत्यों के प्रति नहीं दी जानी चाहिए। चौथा, उपेक्षा के मामलों में सूत्र लागू नहीं होगा। पांचवा, सूत्र बचाव के मामलों में भी लागू नहीं होगा। अब मैं इन्हीं परिसीमाओं को, इन्हीं लिमिटेशंस को अलग अलग डिस्कस करने वाली हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहला इसकी लिमिटेशन बताई है, सम्मति ऐच्छिक एवं स्वतंत्र होनी चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम में पढ़ा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति सम्मति देता है तो वो सम्मति तभी वैध मानी जाएगी जब वो स्वतंत्र रूप से दी जाएगी। मीन्स अर्थात उस सम्मति पे फ्रॉड का, अनड्यू इन्फ्लुएंस का, कोएरेशन का, दबाव का प्रभाव न हो या मिसप्रेजेंटेशन का प्रभाव न हो, तभी वो सम्मति स्वतंत्र मानी जाती है। यदि वादी की सम्मति स्वतंत्र नहीं है, यदि वादी की सम्मति कपट, विवशता या भूल की प्रभाव से युक्त है, यदि वादी की सम्मति कपट, विवशता अर्थात भूल के प्रभाव से युक्त है, तो ऐसी सम्मति प्रतिरक्षा के रूप में नहीं मानी जा सकती। अर्थात यदि वादी की सम्मति स्वतंत्र नहीं है, ये सम्मति उत्पीड़न, मिथ्या प्रदर्शन या मिसप्रेजेंटेशन या असम्यक प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस या भूल से प्राप्त की गई हो तो यह सूत्र लागू नहीं होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति तब तक सच्चे रूप में इच्छुक नहीं कहा जा सकता या वो सम्मति देने वाला नहीं कहा जा सकता जब तक कि सम्मति स्वतंत्र रूप से ना दी जाए, जब तक वह स्वतंत्र रूप से चुनने की स्थिति में नहीं होता।
इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब का। यह केस 1932 का है। इस वाद में वादी एक मोटर रोड प्रतियोगिता का दर्शक था। यह प्रतियोगिता ब्रुकलैंड के स्वामी प्रतिवादी कंपनी द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें सम्मिलित होने के लिए दो मोटर कारों में टक्कर हो गई, जिससे एक मोटर कार दर्शकों पर उछल पड़ी और वादी क्षतिग्रस्त हो गया। कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि वादी ने विवक्षित या इम्प्लाइड कंसेंट दी हुई थी। मीन्स ऐसी सम्मति का खतरा स्वयं उठाने का उसने इम्प्लाइड कंसेंट दी गई थी, क्योंकि कोई भी दर्शक इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं माना गया। इसे साधारण शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम किसी मोटरसाइकिल जिसके अंदर आपने देखा होगा छोटी सी लेन के अंदर दो मोटरसाइकिल भाग रही होती है, उनके अंदर दौड़ लग रही होती है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी एक्सीडेंट कारित हो सकता है। या आप किसी सर्कस शो को देखने जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी समय कोई भी जानवर, जो सर्कस शो दिखा रहे होते हैं, कोई भी जानवर कभी भी रूड हो सकता है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि जब भी आप किसी खतरनाक गेम को देखने जाते हैं तो उससे संबंधित गेम के अंदर जो भी रिस्क इन्वॉल्व है, आपने यदि उसको देखने के लिए आपने टिकट खरीदी है और आप उसको देखने के लिए बैठे हैं, अर्थात आप उसके अंदर इन्वॉल्व जो रिस्क है उसको भी उठाने के लिए तैयार हैं। इसी से संबंधित दूसरा आपका एग्जाम्पल है पद्मावती वर्सेस दुर्गानायिका के केस का, जो 1975 का है। इस वाद में एक जीप का चालक टंकी में पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहा था, तो दो अनजान व्यक्ति उसमें सवार हो गए। उन्होंने उस जीप में लिफ्ट ली। अचानक जीप का फ्रंट का जो व्हील था वो उसका बोल्ट निकलने की वजह से दुर्घटना हो गई और जो दो अनजान व्यक्ति उसमें सवार हुए थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा घायल हो गया। कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि यह दुर्घटना का मामला था और दोनों व्यक्तियों ने जीप में अपनी इच्छा से लिफ्ट ली थी, अतः ऐसे मामले में सम्मति की प्रतिरक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। दूसरी परिसीमा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, केवल ज्ञान का तात्पर्य सम्मति नहीं होती। मीन्स इस सिद्धांत के लागू होने के लिए दो शर्तें साबित करनी होगी। नंबर 1, वादी ये जानता था कि खतरा है। दूसरा, खतरे को जानते हुए वह हानि को सहन करने के लिए सहमत था, उसने सम्मति दे दी थी। इससे संबंधित वाद है बावेटर वर्सेस रिले रेसिंग क्लब, बावेटर वर्सेस रिले रेसिंग कॉरपोरेशन। इस वाद में वादी एक गाड़ीवान था, उससे प्रतिवादी ने घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए कहा। दोनों जानते थे कि गाड़ी का घोड़ा कभी भी भड़क सकता है। वादी ने प्रारंभ से ही इसका विरोध किया कि वह गाड़ी नहीं चलाना चाहता, परंतु बाद में वह घोड़े को चलाने के लिए तैयार हो गया। घोड़े का चालन करते वक्त घोड़ा भड़क गया, जिससे वादी घायल हो गया। कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि इस वाद में सम्मति का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि वादी क्षतिपूर्ति का अधिकारी है। क्योंकि वादी द्वारा सम्मति नहीं दी गई थी, उसको ज्ञान था कि घोड़ा भड़क सकता है, परंतु वो उस हानि को उठाने के लिए तैयार नहीं था, सहमत नहीं था। अतः यहाँ पर वादी क्षतिपूर्ति का धाराधिकारी है। इसी से संबंधित है स्मिथ वर्सेस बेकर्स, जो 1891 का है। इस वाद में वादी को प्रतिवादी ने ड्रिलिंग, जो चट्टान में छेद करने के कार्य में निक्षेपित किया था। काटे गए पत्थरों को क्रेन की सहायता से दूसरी तरफ ले जाया जा रहा था, जिसके लिए क्रेन को वादी के सिर के ऊपर से गुजरना पड़ता था। इस दौरान एक पत्थर गिरने से वादी घायल हो गया। कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि वादी को प्रतिकर देने के लिए वो उत्तरदायी था। इस वाद में वादी को खतरे का ज्ञान था कि ऊपर से क्रेन जा रही है, कभी भी ऐसा
घटना हो सकती है, परंतु वो उस खतरे से होने वाली हानि को उठाने के लिए सहमत नहीं था, उसने उसके लिए सहमति नहीं दी थी। अतः यहाँ पर प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया। इसी से संबंधित तीसरा वाद है डैम वर्सेस हैमिल्टन का, जो 1939 का है। इस वाद में वादी, जो एक हैमिल्टन नामक महिला है, वह गाड़ी उपेक्षा से चलाई जाने के कारण घायल हो गई थी। जब महिला ने गाड़ी में प्रवेश किया था तो उसे यह ज्ञान था कि मदिरा के जो ड्राइवर था वो मदिरा के प्रभाव में था। कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी था, क्योंकि वादी को केवल जोखिम का ज्ञान होने ही पर्याप्त नहीं है, वे उस जोखिम से होने वाले खतरे को उठाने के लिए भी सहमत होना चाहिए। ज्ञान होने से प्रतिवादी अपने दायित्व से नहीं बच सकता। तीसरी लिमिटेशन है प्रतिवादी का उपेक्षापूर्ण आचरण। प्रतिरक्षा का तर्क मान्य होने के लिए यह भी आवश्यक है कि किया गया कार्य ऐसा होना चाहिए जिसके लिए सहमति दी गई हो। उदाहरण के लिए, यदि हॉकी खेलते समय मैं उस समय क्षतिग्रस्त हो जाऊं जब वह विधिपूर्ण ढंग से खेली जा रही है, तो मैं अन्य खिलाड़ियों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उन समस्त घटनाओं के लिए सहमति दे रखी है। परंतु यदि मैं किसी खिलाड़ी के उपेक्षापूर्ण रीति से खेलने के कारण घायल हुई हूँ, तो ऐसी स्थिति में मैं उसे उत्तरदायी बना सकती हूँ। अगला वाद है स्लेटर वर्सेस क्ले क्रॉस कंपनी लिमिटेड। इस वाद में वादी रेलगाड़ी से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय रेलगाड़ी प्रतिवादी के चालक द्वारा चलाई जा रही थी, गरीब सुरंग से होकर गुजरती थी। रेल पथ और सुरंग दोनों ही प्रतिवादी के स्वामित्व व आधिपत्य में थे। कंपनी यह जानती कि सुरंग का प्रयोग जनसाधारण द्वारा भी किया जाता है, अतः उसने ट्रेन चालकों को निर्देश दे रखा था कि जब वे ट्रेन सुरंग से गुजरे उससे पहले वो सीटी बजाए और गाड़ी की गति धीमी कर ले। परंतु चालक ने कंपनी के इन निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से दुर्घटना घटित हुई और जिसकी वजह से वादी घायल हुआ। अतः प्रतिवादी उत्तरदायी थे। अगला इसका लिमिटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया है, रेस्क्यू केसेस या बचाव के मामलों में यह सूत्र लागू नहीं होगा। जब वादी किसी व्यक्ति का बचाव करने के लिए किसी खतरे का स्वयं स्वेच्छा से सामना करता है जो प्रतिवादी के दोषपूर्ण कार्य से उत्पन्न हुआ है, तो उसके विरुद्ध सम्मति का सिद्धांत कार्य नहीं करेगा। उदाहरण के लिए मान के चलो, यदि मैं रास्ते से जा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि रास्ते में एक नदी पड़ती है जहाँ पर एक बच्चा डूब रहा है, और मैं उस बच्चे को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देती हूँ, और उस बच्चे को बचाने में यदि मुझे कोई हानि पहुँचती है, तो ऐसी स्थिति में मैं उस बच्चे के माता पिता से इसका हर्जाना वसूल कर सकती हूँ। इसको हम एक वाद के थ्रू समझते हैं जिसका नाम है हेम्स वर्सेस हार्वर्ड, जो 1935 का है। इस वाद में प्रतिवादी का सेवक दो घोड़ा गाड़ियों को गली में छोड़कर चला गया। एक लड़के ने घोड़े पर पत्थर फेंका, जिसकी वजह से घोड़ा भाग उठा और सड़क पर बच्चे व महिलाओं के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। पास में ही एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कांस्टेबल ने जब यह देखा तो उसने घोड़े को रोकने के लिए उस पर घोड़े पर छलांग लगाई और उसे घोड़े को रोकने का प्रयास किया और घोड़े को रोक भी लिया, परंतु उसे रोकने में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चूँकि यह बचाव का मामला था, सम्मति की प्रतिरक्षा के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया गया, अतः प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया। अगला वाद है वैगनर वर्सेस इंटरनेशनल रेलवे कंपनी। इस वाद में रेलवे कंपनी की उपेक्षा के कारण एक रेल यात्री चलती हुई रेल कार से नीचे गिर गया। रेल कार के रुकने पर उसका एक मित्र कार से उतरकर मित्र की खोज में वापस उसके पीछे चल पड़ा। अंधेरे के कारण उसका पैर फिसल गया और वो पुल से नीचे गिर गया और क्षतिग्रस्त हो गया। कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि प्रतिवादी इसके लिए उत्तरदायी था। अगला वाद है बेकर वर्सेस टी.ई. हॉकिंस एंड सन्स। इस वाद में नियोजक की उपेक्षा से एक कुआं पेट्रोल चालित पंप की जहरीली गैस से भर गया और उसके 2 कर्मचारी इस गैस से प्रभावित हो गए। डॉक्टर बेकर को इसके लिए बुलाया गया तो उन्होंने खतरे की चेतावनी के बावजूद कुएं में उतरना अच्छा समझा, जिससे कि कर्मचारियों को बचाया जा सके। परंतु इस बचाव कार्य में डॉक्टर बेकर की मृत्यु हो गई। डॉक्टर की विधवा पत्नी ने कर्मचारियों के नियोजकों के विरुद्ध पति की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया। कोर्ट द्वारा यह धारित किया गया कि रक्षण कार्य में डॉक्टर का कार्य प्रतिवादी के दोषपूर्ण कार्य का सहज एवं संभाव्य प्रतिफल था, जिसे प्रतिवादी पहले से ही जान सकते थे, अतः प्रतिवादी उत्तरदायी थे।
यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी असावधानी से अपने को खतरे की स्थिति में डालता है तो वह व्यक्ति विधि के अंतर्गत उस व्यक्ति की क्षति के प्रति उत्तरदायी होगा जिसने उसका रक्षण कार्य किया है। एक अगला वाद है हेट वर्सेस ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी। इस वाद में वादी प्रतिवादी की रेल कार को आग से बचाने के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह आग प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण घटित हुई थी। वादी का आचरण युक्ति युक्त माना गया और हेन्स वर्सेस हार्वुड के सिद्धांत के आधार पर प्रतिवादी को उत्तरदायी माना गया। तो यह मैंने सब आपको वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया के सूत्र के बारे में बताया है, जहाँ पर यदि किसी कार्य को करने के लिए वादी ने सम्मति दी है तो ऐसी स्थिति में उस सम्मति के बावजूद यदि वो उसको उठाता है तो ऐसी स्थिति में उस कार्य से होने वाली क्षति के लिए वाद दूत नहीं कर सकता। परंतु यहाँ पर मैंने आपको कुछ इसके संबंध में कुछ लिमिटेशन भी बताई है जहाँ पर आप इस सूत्र का सहारा नहीं ले पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपकी सम्मति है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। सम्मति को ज्ञान होने के साथ साथ आप उसको उठाने के लिए सहमत होने चाहिए और बचाव के मामलों में और उपेक्षा के मामलों में यह सूत्र लागू नहीं होगा। यह सब मैंने आपको वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया के बारे में बताया है। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से अति आवश्यक होने वाला है। इसी पास एक आवश्यक क्वेश्चन आता है योगदायी उपेक्षा, जो आपको इसी के अंदर भी आप इसी एक पॉइंट के रूप में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसे कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के नाम से जाना जाता है। जब वादी स्वयं की ओर से सावधानी न बरतने के कारण प्रतिवादी की उपेक्षा अर्थात उसके दोषपूर्ण आचरण से कारित क्षति में योगदान करे तो उसे योगदायी उपेक्षा का दोषी माना जाएगा। इसको हम एक वाद के द्वारा समझते हैं जिसका नाम है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस पेजरूम बीवी, AIR 1930 कलकत्ता से हाई कोर्ट का केस है। इस वाद में एक खचाखच भरी हुई बस के कंडक्टर ने कुछ यात्रियों को बस की छत पर यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। बस के ड्राइवर को बस की बैलगाड़ी के आगे निकालने बस के ड्राइवर ने बस को बैलगाड़ी से आगे निकालने का प्रयास किया, जिससे बस कच्ची सड़क पर चली गई और छत पर बैठा एक व्यक्ति पेड़ से टकराकर नीचे गिरा और मर गया। कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही यात्रियों के प्रति लापरवाह थे। इसके अतिरिक्त बस के यात्री जिन्होंने छत पर यात्रा करने का जोखिम उठाया था वो भी योगदायी उपेक्षा के लिए उत्तरदायी थे, जिनमें मृतक व्यक्ति भी शामिल था। इसी से संबंधित दूसरा वाद है योगिंदर पाल चौधरी वर्सेस दुर्गादास। यह वाद 1972 का है, जो दिल्ली हाई कोर्ट का है। इस वाद में एक पदयात्री अचानक सड़क पार करने का प्रयास करते समय चलती हुई गाड़ी से टकरा गया। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि वह योगदायी उपेक्षा का दोषी था, अर्थात उसने यह देखा कि वाहन गुजर रहे हैं फिर भी उसने सड़क पार करने की कोशिश करी। वादी द्वारा भी उपेक्षा बरती गई जिसकी वजह से दुर्घटना घटित हुई है। इसके लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसी से संबंधित एक अन्य वाद है नान्स वर्सेस ब्रिटिश कोलंबिया इलेक्ट्रिक रेलवे कंपनी। यह वाद 1951 का है। इस वाद में मृतक सड़क पार कर रहा था जिस पर बर्फ के कारण फिसलन थी। वह अचानक फिसलने से मोटर यान के सामने आकर उसके नीचे दब गया। कोर्ट द्वारा यह धारित किया गया कि मृतक स्वयं योगदायी उपेक्षा का दोषी था, जिसके लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। एक अन्य वाद है हैरिस वर्सेस टोरंटो ट्रांजिट कमीशन। यह वाद 1968 का है, जो कनाडा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित किया गया है और कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि यदि कोई चालक बस में बैठकर चेतावनी के बावजूद किसी भी अंग को बस से बाहर करता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वह योगदायी उपेक्षा का दोषी होगा। इसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो यह मैंने आपको योगदायी उपेक्षा के बारे में बताया है। जब वादी लापरवाह हो परंतु उसकी उपेक्षा से हुई क्षति का योगदायी कारण न हो तो वो योगदायी उपेक्षा का दोषी नहीं माना जा सकता। जैसे कि म्यूनिसिपल बोर्ड जौनपुर वर्सेस ब्रह्मा किशोर 1978, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इस वाद में वादी अंधेरे में अपनी साइकिल से जा रहा था और साइकिल के आगे लैंप नहीं लगा रखा था। प्रतिवादी द्वारा खोदी गई खाई में वो गिर गया और कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि यदि साइकिल के आगे लैंप भी लगा होता तो भी यह दुर्घटना घटित होती। इस दुर्घटना को होने से नहीं बचाया जा सकता था। अतः इसमें योगदायी उपेक्षा को प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया और प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया। इसी से संबंधित दूसरा वाद हम लेते हैं आज्ञा कौर वर्सेस पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। यह वाद 1980 का है।
इसमें एक रिक्शा तेज गति से गलत ओर से आने वाली एक बस से टकरा गई। रिक्शा में उस समय 3 वयस्क और एक बच्चा बैठा हुआ था। कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि यद्यपि रिक्शा में अधिक सवारियां बैठाई गई थी, लेकिन दुर्घटना का कारण रिक्शा में अधिक सवारियां नहीं थी। दुर्घटना प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण घटित हुई थी। अतः रिक्शा चालक को योगदायी उपेक्षा के लिए दोषी नहीं माना गया और यहाँ पे प्रतिवादी को उत्तरदायी माना गया। तो यह मैंने आपको वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया नामक डिफेंस के बारे में बताया है, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति आवश्यक होने वाला है और यह एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। अतः आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। इसके संबंध में यदि आपको कोई डाउट हो, देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट। थैंक यू।